Hey pop culture fans, welcome back to another video of the Anime Talks YouTube channel। आज की इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बहुत खुल के अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो मूवी को आने अभी 1 साल से भी ऊपर टाइम है, बट हमें सुनने को मिल रहा है कि दिसंबर में इसका कुछ टीज़र आएगा। अवतार 3 फायर एंड ऐश जो मूवी आ रही है अवतार फ्रेंचाइज की अगली, उसके प्रमोशंस, जो मूवी के स्टार्टिंग में प्रमोशंस आती है ना अगली मूवीज़ की, उसमें हमें डूम्सडे का टीज़र देखने को मिल सकता है। ऐसी कुछ रूमर्स आ रहे हैं, सुनने को मिल रहा है ऐसा। तो मेरे को लगा अवतार 3 आने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो ये एक परफेक्ट टाइम है अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बात करना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अवेंजर्स डूम्सडे की मेरे हिसाब से प्रोबेबल स्टोरी क्या हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, आई एम योर होस्ट करण, यू आर वॉचिंग द एनिमे टॉक्स यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी बिगिन, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। पहली तो ये है कि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डीपली टाइम ट्रैवल रूल्स ऑफ मार्वल जो भी हैं उनको बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे लगता है कि अगर मैं इस थ्योरी में उनको मतलब एड्रेस करता या उनके साथ रिलेटेड कुछ बात करता तो ये थ्योरी एक लिटरली खिचड़ी बन जाती जिसमें कुछ भी मैं डाली जा रहा हूँ और सेंस नहीं बनाती बेसिकली है। तो मैंने उनको थोड़ा सा साइड पे रखा है, कुछ कुछ चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक थ्योरी है, इसको मतलब ऐसे मत सोचना कि यही मूवी में होगा और अगर बाद में ये मूवी में ना हुआ तो मेरे पीछे चप्पल लेके भागो। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। ये एक थ्योरी है, इसको एक फ़ैन थ्योरी की एक्सपेक्टेशन से ही देखो। और अगर तुम्हें ये थ्योरी सुन के मज़ा आता है, लगता है कि हाँ भाई कोई बढ़िया चीज़ सुन ली है, तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ये असूल है। तो अब चलते हैं मेन थ्योरी के ऊपर। अब हम शुरुआत करते हैं मेन थ्योरी की, और कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा वाइल्ड और बहुत ज़्यादा क्रेजी थ्योरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की शुरुआत होगी एंड गेम की एंडिंग से। तुम्हें एंड गेम की एंडिंग वाला सीन याद है? नहीं, मैं आई एम आयरन मैन वाले सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जिसमें कैप्टन अमेरिका वापस टाइम में जाता है इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने, लौटाने उनको। मुझे लगता है कि ये मूवी उसी पॉइंट से शुरू होगी। और एक और चीज़, अवेंजर्स एंड गेम में ओरिजिनली ये प्लान था कि हमें स्टीव का मिशन भी दिखाया जाएगा कि वो कैसे हर इन्फिनिटी स्टोन को उसकी जगह पे रखता है, वापस रखता है, और इसका रीज़न भी दिया था कि क्यों वो पास्ट में ही रुक गया। बट सिंस ये अवेंजर्स एंड गेम में नहीं हो पाया, मुझे लगता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें ये पूरा का पूरा मिशन दिखाया जाएगा और इसका पूरी की पूरी रीजनिंग दी जाएगी। तो अगर तुम इमेजिन करके देखो, ये तुम अवेंजर्स डूम्सडे देखने गए हो और पहला ही सीन आता है कि स्टीव रॉजर्स ने वो ब्रीफ केस पकड़ा हुआ है, वो टाइम मशीन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, अपना वो रिस्ट पे वो क्लिक करता है, पूरा उसका सूट हो जाता है, सूट अप कर लेता है वो, और वो टाइम में पीछे चला जाता है। तो मेरे को तो सुन के ही इसके बारे में प्योर गूज बम्स आते हैं कि अगर ऐसा हो गया मूवी के स्टार्टिंग में, और फिर आगे जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। सुनते रहो। नाउ अब हमें इस इंट्रो सीन के बाद हमें दिखाया जाएगा एक्चुअल स्टीव रॉजर्स का मिशन इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने का। वो हर एक एक इन्फिनिटी स्टोन की टाइमलाइन में जाता है, इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखता है। बट सिंस कि उनकी टाइमलाइंस ऑलरेडी डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो चुकी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि रूसोस ऐसा दिखा सकते हैं कि वो स्टीव रॉजर्स जो है थोड़ा सा लेट हो गया, या फिर इन्फिनिटी स्टोन्स के बहुत ज़्यादा देर तक अपनी टाइमलाइन से दूर रहने में या अपनी टाइमलाइन का कुछ बैलेंस डिस्टर्ब करने की वजह से उनकी टाइमलाइन ब्रांच हो रही है, या फिर उनकी टाइमलाइंस इवन वर्स इंकर्जन्स की तरफ जा रही हैं। तो अब मैं हर एक इन्फिनिटी स्टोन की टाइमलाइन को ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूँ। टाइम स्टोन की टाइमलाइन बहुत सिंपल है। हमने हल्क को देखा था कि वो एंशियंट वन के पास जाता है टाइम स्टोन लेने। मुझे ऐसा लगता है कि एंशियंट वन इतनी स्मार्ट और इतनी ज़्यादा उसके पास मल्टीवर्सल नॉलेज थी कि उसे पता था कि कैप्टन अमेरिका आएगा, तो वो तो मेरे को लगता है उसकी एक तरह से वेट ही कर रही होगी जौन सी भी जगह पे वो होगा। बट रियल पंगा बाकी के टाइमलाइंस में आता है। तुम रियलिटी स्टोन वाले टाइमलाइन को देखो कि अब हम रियलिटी स्टोन को वापस एथर में कन्वर्ट करके जेन फॉस्टर के अंदर कैसे डालेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी चीज़ में आती है। अब हम बात करते हैं सोल स्टोन वाली टाइमलाइन की और पावर स्टोन वाली टाइमलाइन की। सोल स्टोन वाली टाइमलाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी वियर्ड सिचुएशन में हम आके फंस जाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हमने अभी तक पूरे एमसीयू में 2 या 3 लोगों को ही मैक्सिमम सोल स्टोन लेते हुए देखा है, दैट इज थैनोस और नताशा और क्लिंट बार्टन हॉकाय। दोनों के केसेस में कोई आदमी मर जाता है। थैनोस के केस में गमोरा और क्लिंट, और नताशा के केस में नताशा। बट हमने अभी तक किसी को भी सोल स्टोन
वापस करते हुए नहीं देखा है। हमें अभी तक ये पता तक नहीं है कि सोल स्टोन को वापस किया जा सकता है कि नहीं। बट कैप्टन अमेरिका है, मैं कहता हूँ कि रेड स्कल का कुछ पुराना कनेक्शन दिखा के शायद हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका उसको समझाए कि पूरी का पूरा मल्टीवर्स खतरे में है, पूरा का पूरा यूनिवर्स खतरे में है, क्योंकि उन्होंने टाइम ट्रैवल तो किया ही है, वो ऑलरेडी एक यूनिवर्स ब्रांचिंग का या फिर यूनिवर्स कोलैप्सिंग का रिस्क तो उन्होंने लिया ही है। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह रेड स्कल समझ जाएगा। बट ये ऑल दो बहुत मेजर प्लॉट होल होगा कि अगर ये चीज़ बहुत परफेक्टली प्ले आउट हो जाती है। अब पावर स्टोन वाली टाइमलाइन उससे भी ज़्यादा वियर्ड है कि हम पावर स्टोन को वापस उस ऑर्ब में कैसे कन्वर्ट करें। और वहाँ पे 2014 वाली टाइमलाइन में तो थैनोस ही नहीं है, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ 2023 में जा चुका है और वो एंड गेम लड़ रहा है उस टाइम पे। नेबुला भी नहीं है, थैनोस भी नहीं है, बूम टाइमलाइन गई। इसका भी कुछ मेरे को रियलिस्टिक कनेक्शन नहीं लगता है कि इसको वो कैसे मेक सेंस कर सकते हैं। तो इन सब की टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स हैं। तो ये सबसे बड़ा रूट कॉज हो सकता है इंकर्जन्स के होने का। हमें पता है कि डूम्सडे में इंकर्जन्स तो होने हैं ही हैं, क्योंकि टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स की पूरी स्टोरी ही इंकर्जन्स पे बेस्ड है। और ये इंकर्जन्स के होने का बेसिक मुझे लगता है जो कॉज होगा या फिर जो वजह होगी वो एंड गेम के इवेंट्स ही होंगे। और हम बोल सकते हैं कि एंड गेम क्रिएटेड डूम्सडे। ये सारी की सारी चीज़ें फेस करने के बाद स्टीव रॉजर्स सोचता है कि अब वो पास्ट में ही रुक जाएगा, अब वो वापस जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना मिशन तो फेल कर चुका है। उसने काउंटलेस टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय कर दी हैं जस्ट बिकॉज उसे एक बड़े थ्रेट का सामना करना था। तो वो पास्ट में ही रुक जाता है, अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी पैगी के साथ बिताने का सोचता है। और वो बिताता भी है अनटिल वन डे एक आदमी उसे मिलने आता है जो ग्रीन कपड़े पहना होता है, मुंह पे मास्क पहना होता है सिल्वर कलर का। और जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है, स्टीव रॉजर्स इज शॉक्ड कि उसका पुराना दोस्त टोनी स्टार्क उसे मिलने आया है। बट लिटिल डज ही नो वो टोनी स्टार्क नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम है, जिसपे टोनी स्टार्क की शक्ल है बट टोनी स्टार्क जैसा वो बिल्कुल नहीं है। और वो स्टीव रॉजर्स को वहीं के वहीं मार देता है और उसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन जहाँ पे वो रुका होता है, पूरी की पूरी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर ये चीज़ ये लोग करते हैं तो ये पूरा का पूरा दो पैरेलल्स हो जाएंगे इस चीज़ से। पहला पैरेलल इन्फिनिटी वॉर की, उसके स्टार्टिंग में भी कोई मरता है, वो कि इन्फिनिटी वॉर के केस में वो लोकी था। और सिविल वॉर का पैरेलल हमें फिर से टोनी और स्टीव का एक फेस ऑफ देखने को मिलता है। बट दिस टाइम वो टोनी नहीं, वो एक विक्टर वॉन डूम है जो कि टोनी जैसा दिखता है। मुझे तो इस बारे में सुन के ही, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुन के ही गूज़बम्स आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काश ऐसा हो जाए। तो इस गूज़बम्स वाले इंट्रो सीन के बाद मैं आपको इस थ्योरी के कुछ ना कुछ कॉन्स या कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस थ्योरी को लेके यही है कि हमें पता ही नहीं है कि एवेंजर्स डूम्सडे में क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका के रोल में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है अगर वो आ भी रहा है और तुम्हें लगता है ना कि वो नहीं आ रहा, तो मेरी एक बात सुनो, वो रूसो ब्रदर्स हैं, वो कुछ भी इस टाइम कर सकते हैं। मुझे लगता है वो मार्वल को कुछ भी करने को कहें तो उन पे मार्वल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है कि भाई आप जो करना है करो। क्योंकि मार्वल की स्टेट इस टाइम देखी जाए तो अभी तो ठीक हो चुकी है, बट फैंटास्टिक फोर से पहले थोड़ा मार्वल ऐसा हो रहा था कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। तो मुझे लगता है कि स्टीव रॉजर्स वापस तो ज़रूर आना चाहिए। बट अगर ये नहीं आता है तो ये थ्योरी तो स्टार्टिंग से ही गलत हो जाती है, पर आएगा ज़रूर, ये मुझे लगता है। ये तो हो गया इंट्रो सीन। अब हम मेन थ्योरी पे वापस आते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे की कोर स्टोरी क्या होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि मूवी के स्टार्टिंग में ही, इस इंट्रो सीन के बाद हमें डायरेक्टली बाद ही एक इंकर्जन देखने को मिल सकता है जो कि प्रोबेबली होगा फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स में और कोई भी XYZ यूनिवर्स में, बी इट एक्समैन वाला यूनिवर्स हो सकता है जो पुराने एक्समैन है वो वाला यूनिवर्स हो सकता है, या फिर कोई भी और यूनिवर्स जो स्टीव रॉजर्स की गलतियों के कारण क्रिएट हुआ, जो ब्रांच क्रिएट हुई, उनके बीच में भी हो सकता है। तो इसी इंकर्जन के दौरान मुझे लगता है जो फैंटास्टिक फोर होंगे वो मेन MCU टाइमलाइन अर्थ 616 में आ जाएंगे और उनके साथ ही किसी तरह चुपके चुपके से या उनको ना पता लगाते हुए डॉक्टर डूम भी मेन MCU टाइमलाइन में आ जाएगा और उसके आगे ही स्टोरी कंटिन्यू होगी।
जैसा कि हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा कि फैंटास्टिक फोर की टीम मेन अर्थ 616 में आ जाती है, और जब थंडरबोल्ट से उनकी पहली मुलाकात होती है, मुझे लगता है फर्स्ट डिस्कशन इन दोनों टीम्स के बीच यही होगी कि फैंटास्टिक फोर थंडरबोल्ट्स को बताते हैं कि इंकर्जन्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि रीड रिचर्ड्स इतना स्मार्ट तो होगा कि उसने ये चीज़ फिगर आउट कर ली होगी कि जो ये इंकर्जन्स के नाम की जो भी बला है, ये एक इंकर्जन पे नहीं रुकने वाले, ये मल्टीपल होते ही रहेंगे एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह। और ये तब तक नहीं ख़त्म होंगे जब तक ये पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, जब कुछ नहीं बचता। और मुझे लगता है कि ये दोनों टीम्स मिलकर इन सब को रोकने की कोशिश करेगी, और ये अल्टीमेटली उनको टीवीए के बारे में भी पता लगेगा। अब हम फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट से शिफ्ट कर कर आते हैं डॉक्टर डूम के पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लगता है इस चीज़ में, टीवीए को फिगर आउट करने वाली चीज़ में, डूम पहले होगा। डूम को पहले ही पता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर वॉच रख रही है, इस पूरे मल्टीवर्स को वो टूटने से या फिर कोलैप्स करने से बचा रही है। और उसे मुझे लगता है टीवीएस के बारे में अवेंजर्स और उनकी की पूरी अलायंस से जल्दी पता लग जाएगा, और वो इस चीज़ में थोड़ा सा आगे रहेगा उनसे। और इवेंचुअली यही चीज़ आगे जाकर अवेंजर्स का बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज बन सकती है। और मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि इस पूरी की पूरी चीज़ में डूम और जो भी अवेंजर्स या कोई भी हीरोज़ हैं उनके बीच में कुछ कुछ फाइट्स होंगी, कुछ कुछ फेस ऑफ होंगे, बट एक बहुत बड़ी वाली मास स्केल जो फाइट है वो इस मूवी से एक्सपेक्ट मत करना। मुझे लगता है कि वो सीक्रेट वॉर्स के लिए वो चीज़ बचाएंगे कि जब डूम अपने ऑल पावरफुल स्टेट में होगा, वो तब ही लड़ेगा इनसे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला जो डूम दिखाएंगे अवेंजर्स डूम्सडे में, ये माइंड वाइज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, थॉटफुलनेस वाइज। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हम नहीं देखेंगे इस मूवी में। नाउ अब इस पॉइंट पे तुम्हारे माइंड में सवाल आ रहा होगा कि टीवीए तक पहुंचा कैसे जा सकता है, अनलेस तुम प्रून होने वाले होते हो। अगर तुमने कोई क्राइम किया होता है अगेंस्ट टाइम, या तुम कोई नेक्सस इवेंट क्रिएट करते हो, तब तक तो तुम टीवीए तक पहुंच ही नहीं सकते हो। बट याद रखो, ये मूवी डॉक्टर डूम के ऊपर है, और इस मूवी में डॉक्टर डूम हमें स्मार्ट दिखेगा, उसके पास बहुत ज़्यादा बिग ब्रेन होगा इस मूवी में। तो मुझे लगता है कि उसके यूनिवर्स में इंकर्जन होने से पहले ही उसको कुछ कुछ सेंस हो रहा था इस यूनिवर्स में कि कुछ तो गलत हो रहा है, और उसको टेक्निकली एक तरह से इंकर्जन होने वाले हैं इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता था। तो वो इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी रिसर्च कर रहा होगा, तभी उसको दिख गया कि हाँ इंकर्जन्स हो रहे हैं। और उसी प्रोसेस के अंदर मुझे लगता है कि उसे टीवीए के बारे में पता चलेगा, और कुछ ना कुछ वो करके, जैसे कि कैंग ने अपने लिए एक क्रोनो ब्रिज टाइप बनाया था ना, कि जो उसको थ्रू यूनिवर्सेस ट्रैवल करने में हेल्प करता था। जैसा कि हमने क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स, काउंसिल ऑफ कैंग जो है वो अलग अलग यूनिवर्सेस से आ रहे हैं, वो डोर्स के थ्रू, जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। मुझे लगता है डूम भी अपने लिए कुछ वैसा ही डिवाइस बनाएगा जिससे वो टीवीए में पहुंचेगा और इस सारी जड़ लोकी को मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि ये चीज़ के बारे में, इंकर्जन्स और ये पूरे मल्टीवर्स के बारे में डॉक्टर डूम को पहले से ही पता होगा, क्योंकि जिन लोगों ने सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें पता होगा कि डूम कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता है मल्टीवर्सल मैटर्स में। उसको हर चीज़ के बारे में ऑलमोस्ट पहले से ही पता लग जाता है। अगर तुमने सीक्रेट वॉर्स पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि सीक्रेट वॉर्स में इंकर्जन होते हैं मॉलिक्यूल मैन के कारण। और वो मॉलिक्यूल मैन की जो कहानी है, और वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं कि मॉलिक्यूल मैन बेसिकली एमसीयू की टर्म्स में अगर मैं कहूं तो एंकर बीइंग होते हैं। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे टाइमलाइन पूरी ख़त्म हो जाती है। और ये चीज़ को फिगर आउट करने वाला सबसे पहला बंदा हमारा विक्टर वॉन डूम ही होता है, और वो ही सारे के सारे मॉलिक्यूल मैन्स को खुद ख़त्म करना चाहता है ताकि वो एक नई दुनिया बनाए, और वहाँ से सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत होती है। तो ऐसा तो कुछ हमें अभी तक एमसीयू में देखने को नहीं मिला। एंकर भी इसका कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा इस मूवी में, बल्कि वो एक इंकर्जन, ज़्यादा हैवी इंकर्जन रूट पे थ्रू मल्टीवर्स जाएंगे, कि मल्टीवर्सल इवेंट्स के कारण ही इंकर्जन्स हो रहे हैं, ना कि एंकर बीइंग्स या मॉलिक्यूल मैन के द्वारा।
अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें देखने को मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली वो इंकर्जन्स तो होने ही वाले हैं, बट मुझे लगता है डॉक्टर डूम का इंकर्जन्स के अलावा भी कोई ना कोई मोटिव होगा, और वो अगर हम सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन फॉलो करें जो 2015 में जॉनथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स आई थी, उसके हिसाब से होना चाहिए एक नई दुनिया बनाना आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीवर्स। तो डॉक्टर डूम देखो काफ़ी पावरफुल क्रिएचर है, काफ़ी पावरफुल आप कह सकते हो, वो एक सॉर्सरर मैजिशियन है, बट वो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो अपने आप से एक दुनिया बना ले। और कॉमिक बुक्स में भी उसने ये काम खुद से नहीं किया था, उसने काफ़ी लोगों की हेल्प ली थी। मेनली अगर मैं कहूँ तो बियॉन्डर्स, मॉलिक्यूल मैन, और कुछ कुछ हेल्प उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की भी ली थी, जो कि बाद में उसी के अगेंस्ट टर्न हो गया था। वो कभी और दिन बात करेंगे सीक्रेट वॉर्स के बारे में। बट हमें ये चीज़ तो पता है कि कुछ ना कुछ तो डॉक्टर डूम को पावर अप मिलेगा, तभी वो एक नई दुनिया बना पाएगा, जो उसे बैटल वर्ल्ड कहता है, वो तभी बना पाएगा। तो एमसीयू में तो ना बियॉन्डर्स हैं ना ही मॉलिक्यूल मैन है, बट इन दोनों से सिमिलर कोई चीज़ है, वो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और लोकी। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, पर पहले हम बात करते हैं लोकी की। तो मुझे लगता है जैसे कि वो टीवीए तक पहुंच जाएगा जब डॉक्टर डूम, मुझे लगता है वो वहाँ पे अकेला नहीं होगा, वो वहाँ पे फ्रैंकलिन को किडनैप करके अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि फ्रैंकलिन एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप मार्वल कॉमिक्स के थोड़े बहुत भी फ़ैन हो, या आपने कुछ मार्वल कॉमिक्स पढ़ी है फैंटास्टिक फोर की, तो आपको पता होगा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी इमेजिनेशन से नए यूनिवर्सेस क्रिएट कर देता है, विच इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो सोचो एक ऐसा बच्चा अगर डॉक्टर डूम के हाथ लग जाता है किसी तरह से, तो डूम पता नहीं क्या क्या कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज़ करके ही डॉक्टर डूम लोकी को किसी तरह अपने वश में करेगा, और वो लोकी को अपनी पावर का सेंटर रखेगा, जो कि कॉमिक्स में था मॉलिक्यूल मैन। डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स तक कैसे पहुंचेगा ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब वो अपना मास्क उतार के फ्रैंकलिन के आगे खड़ा होता है और फ्रैंकलिन उसका फेस टच कर रहा होता है। मुझे लगता है डॉक्टर डूम वहाँ पर जो बैक्स्टर बिल्डिंग है वहाँ पर लड़ाई करने नहीं आया किसी से, ऑल्दो सूजन अपनी जो फोर्स फील्ड होती है उसको एक्टिवेट कर लेती है जब वो डूम को अप्रोच करती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कोई थ्रेट तो आया है। मुझे ऐसा लगता है कि डूम वहाँ लड़ने नहीं आया, वहाँ सूजन की हेल्प मांगने जाता है। ये एक प्रॉब्ली हमें डूम्सडे में फ्लैशबैक की तरह दिखा सकते हैं कि डूम ने क्या क्या मेजर्स लिए इंकर्जन्स को रोकने के लिए। तो वो फैंटास्टिक फोर के पास गया हेल्प करने के लिए, उन्होंने उसे मना कर दिया, और उनके मना करने के बाद ही उसने एक्सट्रीम मेजर्स लेने शुरू किए और उसने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया। और जब इंकर्जन्स हुए तो फैंटास्टिक फोर की जो पूरी फैमिली है वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड आउट थी। पहला इंकर्जन, दूसरा उनका बच्चा फ्रैंकलिन मिसिंग है। और जब वो मेन 616 टाइमलाइन में आएगा तो उनके साथ में फ्रैंकलिन और डूम भी आएंगे। तो ये एक छोटा सा आप कह सकते हो फ्लैशबैक की तरह ये सीन हमें दिखाया जा सकता है मूवी में। ये तो हो गई पूरी की पूरी स्टोरी जो हमें मूवी के थ्रू आउट प्ले होते हुए दिख जाएगी। अब हम बात करते हैं मूवी के क्लाइमैक्स, या मैं यूँ कहूँ मूवी के थर्ड एक्ट की, जो कि मूवी का आप कह सकते हो बिग फिनाले होगा, जिसमें सब कुछ एंड गेम में ही होगा बेसिकली एक तरह से। तो मुझे लगता है मूवी का एंड कुछ इस तरीके से होगा कि फ्रैंकलिन की हेल्प से डूम लोकी को लोकेट कर लेगा। वो एंड ऑफ टाइम में बैठा है पूरे के पूरे वो थ्रोन पे पूरा का पूरा मल्टीवर्स पकड़ के, वहाँ पे डूम पहुँचेगा और वहाँ पे डूम और लोकी की मुझे लगता है कुछ फाइट होगी, और उसके पीछे सारे के सारी अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड इवन एक्समैन भी लगे होंगे डॉक्टर डूम को रोकने के लिए। बट डॉक्टर डूम वहाँ उन सबसे पहले पहुँच जाएगा और वो लोकी को हरा देगा थॉर के सामने। यस मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि अवेंजर्स वहाँ तक पहुँच तो ज़रूर जाएंगे, बट वो डूम को रोकने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स सीक्रेट वॉर्स भी तो आनी है। वो डूम के गॉड एम्परर डूम बने बिना कैसे आ सकती है। तो मुझे लगता है जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस जीत जाता है, तो इस मूवी में भी डॉक्टर डूम जीत जाएगा और वो पूरा का पूरा मल्टीवर्स लोकी से छीन कर पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर फ्रैंकलिन को जब उसने मैनिपुलेट करके रखा है, वो लोकी की पावर से फ्रैंकलिन को एन्चैंट कर देगा और उसको पूरे के पूरी तरीके से अपने वश में कर लेगा, और वो एक बैटल वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाएगा जहाँ पे वही रूल करता है, और वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री वाइप कर देगा। उनकी पूरी की पूरे जो थॉट्स मेमोरीज हैं उन सब को मिटा देगा, और उनको नई मेमोरीज, नई दुनिया और एक नई लाइफ दे देगा। और यहीं पे मूवी
ख़त्म हो जाएगी विद द टाइटल कार्ड अवेंजर्स डूम्सडे। सो गाइज यही थी पूरी की पूरी अवेंजर्स डूम्सडे की थ्योरी। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है रेगुलर लेंथ से, बट ये थ्योरी ही मेरे को इतना काफ़ी टाइम लगा ये थ्योरी लिखने में, और काफ़ी चीज़ें मैंने इधर उधर से उठाई, मूवीज़ देखी दोबारा से, लोकी देखा दोबारा से, और तब जाके ये थ्योरी मैं बना पाया हूँ। और मेरे को पता है इस थ्योरी में बहुत सारे लूप होल्स आप निकाल सकते हो, बट इट्स जस्ट अ रफ थ्योरी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में थ्योरी नहीं बनाई, अगर बनाता तो शायद ये वीडियो और लेट हो जाती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको भूले बिना लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, और अपने मार्वल फैंस जो दोस्त हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाना। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।